इन्होंने एक अपना पेज पे वो पोस्ट डाली थी अंकुश जी ने, और मैंने उसको पढ़ा भी, कमेंट पढ़ा और बड़ा मन दुखी हुआ। मन दुखी ये हुआ कि जहाँ आज इसको इस तरह कमेंट आ रहे हैं, हम ये कमेंट आज से 1.5 साल पहले मेरे समाज के आते थे। और मैं आपको यकीन से बताऊँ, मेरे पड़ोस में गंगा टेढ़ी कोपड़ा गाँव है 10-12 किलोमीटर। मतलब मैंने ऐसा टीम देखा है मेरी देखना है, मतलब मेरा दादा अगला कोई मामला हो जाता नहीं कर क्या ना मामले पकड़ा पा रहा था, मान लो दादा जरूर उसका था जिंदा नहीं हम लोग पकड़ा पा चलने और जो भी अगर का की समस्या होंगी मरी गंगा टेढ़ी कोपड़ा सुलझा गया। मतलब इसी कोई ब्याह ऐसा कोई वाणा ऐसा कोई शादी मतलब इस आपके समुदाय का मतलब बिना हो जाए, मतलब मन ने मेरी देखनी देखी नहीं, मतलब ब्याह में 3 दिन रहेगा और मतलब अब इस 20 साल में 25 साल कड़क पहुँच गए। मतलब उसमें जो मैंने कमेंट में पढ़ा मतलब इतना जी तो किन्नू नहीं हुआ तो हमारा सपोर्ट में नहीं जी होया, मतलब आपका कास्टिज्म में कड़क जाएगी 20 साल में, मतलब इतना बड़ा शायद मेरा मतलब मन तो चलो आप तो अपना गाँव में का अपना आपने जो सोचा 1.5-2 साल में उसकी कुछ विचार लेकर आए उस तरह हम गलत नहीं हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने समझाना है ऐसा नहीं उस आप में से कोई भी आदमी के मारा था समझाए कि कुछ बात नहीं करा मामला को नहीं दे रहा, लेकिन बात तो होगी बैठ कर आप आपस में बताओगे तो बैठ कर सोल्यूशन निकलेगा। मैं नू नहीं आऊँ मैं फलानी कास्ट की हमारा नहीं जाना चाहिए या आप नू नहीं बुलाओ मैं फलान, तो इस तरह बड़ा दुर्भाग्य शायद मेरा देश का क्या होगा, मेरा समाज का क्या होगा। क्योंकि मैं कई बार चीज़ सोचा करूँ मैं मान ली कई बार असल में मेरे मित्र आप भी जानो क्यों गुजर तो मतलब मेरे ऐसे कोई कास्ट नहीं हो जिसमें मेरे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र नहीं हो, ऐसा कोई समुदाय ना हो। मैं कई बार सोचा हूँ मान लीजिए किसी का आँखा पार्टी बनाने गए आप इस गाँव में छोड़ दिया और नाम मिटेगा सारा कोई नहीं बताया तेरा काम जट्टा का रोडा का राजस्थान का कोई बता सके किसी गाँव में भी जगह मतलब अपना, क्योंकि मैं वही कल्चर जोड़ में देखूँ वही कल्चर आपका गाँव में देखूँ वही कल्चर मैंने मेरा गाँव में मतलब किसी तरीके से किसी एंगल से एक चीज भी मैंने अगर मालूम नहीं था। चलो इसमें देखो मेरी समझ के बड़ी मैं वैसे मैं आपको बताया दूँ मैं थोड़ा सा आगे तो मेरा इंटरेस्ट शुरू था क्योंकि राजू भाई विशिष्ट मैंने सुना था तो सुनते सुनते तो स्टार्टिंग में 1.5-2 साल पहले सारा मामला आया तो मेरे में यार देखो भाई बीमारी तो इस तरह की बीमारी तो नहीं हो सकती, इस तरह की बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने कुछ आगे पढ़ रखा था। तो चलो फिर भी जो पता चला मैंने बाद में पढ़ा तो मैंने आयुर्वेद में चरक संहिता है आयुर्वेद हिंदी में है डॉक्टर बर्मा त्रिपाठी लिखी हुई है बाहर है। मैंने जब उसमें मैं गया ऋतु चल गया मैं आयुर्वेद में कहा 1 साल में 6 ऋतु हो गए। मान लो जैसे अभी शिशिर ऋतु चल रही थी, शिशिर के बाद अभी ऋतु आएगी जो बसंत की आएगी, शिशिर अभी शुरू हुई है, वसंत के बाद आएगी आपकी ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु, सर्दी नहीं शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद जो आएगी वो आएगी हेमंत ऋतु। 6 ऋतु बताइए। आयुर्वेद में 248 तरह के 248 तरह के बुखार बताए और उसने बताया कि पर्टिकुलर किस मौसम में किस तरह बुखार बिगड़ना मतलब शरीर का पित्त बिगड़ने से बुखार है। अब वो मौसम का जो मैंने देखा कि पहली जो लहर लेके आई तब भी वसंत ऋतु में लेके आए फोगना और दूसरी बार लेके तब भी वसंत ऋतु में लेके आए। तो मैंने लगा कि इस वसंत ऋतु का इस बुखार से कोई ताल्लुकात है। तो मैंने उसको जब ध्यान से पढ़ा तो मैंने एक चीज़ देखी कि वसंत ऋतु में कफ बिगड़ता है शरीर में, कफ पित्तवात का तो आपको पता होगा सुना भी होगा। तो वो किस तरह बिगड़ता है ऋषि सर क्या कहते हैं कि जिस तरह मान लीजिए अभी जो सर्दियाँ चल रही हैं ये सबसे अच्छा मौसम है शरीर के लिए, इसमें खाओ पियो ऐसा करो आयुर्वेद कहता है। इसमें ये कहता है कि जिस तरह पहाड़ पे बर्फ जमती है इसी तरह शरीर में भी कफ जमेगा और जैसे ही तेज धूप पड़ेगी मतलब हम इसके 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद जैसे तेज धूप पड़ेगी जिस तरह पहाड़ पे बर्फ पिघलेगी उसी तरह शरीर में से भी कफ पिघलेगा, कफ पिघलना शुरू हो जाएगा, कफ बिगड़ जाएगा और उस मौसम में जो बुखार आएगा वो कफ के बिगड़ने से आएगा। जैसे अब मैं अंकल जी को पूछूँ, अंकल जी एक बात करें कल हमने काम पूछा उसने कहा बेटा एक बात जरूर है जब जाडे आवे हैं तब भी खांसी जुकाम कर रहा है, जब जावे हैं तब भी खांसी जुकाम हो रहा है, मतलब सारे सदा चल दी है। तो जब जाएंगी सर्दियाँ जब वसंत ऋतु आएगी तो उसमें कफ बिगड़ेगा, कफ से बिगड़ने की वजह से मतलब बुखार आएंगे। वो कफ का बुखार मैंने उसमें ध्यान से जब पढ़ा तो ऋषि तरक ने 32 लक्षण बताए कफ के बिगड़ने कि जो कफ का बुखार होगा जो आएगा तो उसमें 32 लक्षण 32 में क्या बताया, नाक बंद होगी, गला रुकेगा, खांसी होगी, छींक होगी, तेज बुखार होगा, पूरा शरीर टूटेगा, पेशाब का रंग सफ़ेद हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत तेज जबर हो सकता है, सांस हो सकता है, उबाई आएगी, मतलब इस तरह 32 के 32 लक्षण बताए। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो सरकार ने इस बीमारी के नाम के लक्षण बताए वो 5000 साल पहले किताब में वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लक्षण मैसेज में बता दिया गया।
उससे बाहर मैंने किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं पाया। हाँ, अब आपका यहाँ एक सवाल आएगा ऑक्सीजन का, वो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ जो मैंने समझा। देखो, दुनिया में जो शरीर में 12 अंगों की थ्योरी होती है, 12 ऑर्गन थ्योरी बोलते हैं उसको, जिसमें मान लीजिए क्या है, बड़ी आँख के बाद मान लीजिए अपना है जी बड़ी आँख के बाद अमाशय के बाद जो है अपना अग्नाशय, हार्ट, और हार्ट के बाद आपका छोटी आँख, किडनी, मूत्रथैली, हृदयावरण, आप पित्ताशय, और एक मतलब एक चीज़ होती है क्या, 12 मुख्य अंग बताए शरीर में, वो आपस में दूसरे जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके एक शरीर में समस्या, कहीं भी समस्या आई तो 12 की 12 में समस्या आई। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कफ के बुखार का लक्षण क्या होता है, कहाँ समस्या पैदा करता है। शरीर में जो कफ होता है ना, कफ का स्थान मुख्यतः ये होता है, पित्त का ये होता है और वात का नीचे होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में कहीं भी वात नहीं होता, वात ऊपर भी होता है और कफ नीचे भी होता है, लेकिन मुख्य स्थान ये है। तो ऋषि ने कहा कि ज्यादातर जो कफ का बुखार आएगा उसका जो क्षेत्र होगा ये होगा, ये मतलब फेफड़े जो आपके वो कफ के क्षेत्र में है, वो जल के क्षेत्र में है। कफड़े जो हैं, जो फेफड़े हैं, वो कफ के संपर्क में जाता है। तो इसमें ऋषि क्या कहते हैं, इसमें ऋषि दो तरह की बात बताते हैं कि मान लीजिए तो बसंत ऋतु जैसी आई, आपने क्या छोड़ना और क्या पीना, क्या खाना क्या छोड़ देना, ये हर ऋतु में है। असल में जो आयुर्वेद है वो दवाई का नाम नहीं होता, वो हर ऋतु चल जाएगा कि आपने ऋतु बदलने पे क्या चीज छोड़ देनी, क्या लेनी, क्या ग्रहण करना, हर ऋतु में अलग अलग है। आज जो सबसे अच्छी चीज इस ऋतु में होता है, अगले ऋतु में जहर होते हैं। जैसे मान लीजिए दूध और खोए से बने पदार्थ है, इस मौसम में खाना चाहिए क्योंकि अग्नि प्रबल है। सर्दी में अग्नि भूख लगती है, अगर नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी। यही दूध से बने पदार्थ अगर आप 2 महीने बाद खाओगे तो वो आपका जहर है, क्योंकि कफ बिगाड़ेंगे और कफ बिगड़ने से बुखार होगा, जो हो सकता है। आप इस तरह समझ लीजिए। फिर फेफड़ों का जो रोल आया कि फेफड़े चौक हुए, फेफड़ों में इतना बल, वो सारा जो खेल हुआ, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज बुखार आ गया। अब आयुर्वेद ये कहता है कि अगर बुखार आ भी जाए, पहली बात कोशिश को आ भी जाए तो क्या करो कि आपने कोई भी बुखार है 248 तरह का, उसमें कोई भी बुखार पहली बात उतारना नहीं है। कहीं भी बुखार उतारने की कोई वैद्य ने आपको आज्ञा नहीं दी है। दूसरी आज्ञा ये दी कि अगर आपको इस मौसम का बुखार आ जाए तो आपको सौंफ का उबला हुआ पानी 24 घंटे पीना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पीना। तीसरी आज्ञा ये दी है कि अगर मतलब आपको उपवास करना है, उपवास पहला नियम बताया बुखार में। तीसरा ये बताया कि मान लीजिए बुखार थोड़ा बहुत खाने की इच्छा भी हो तो सिर्फ मूंग की दाल का पानी लेना। उसके बाद आपने 24 घंटे बाद आपने क्या दवाई लेनी वो अलग विषय है, आपने काढ़े कितने दिन बाद लेने वो अलग विषय, दवाइयों का विषय अलग है। अब हमने यहाँ पे क्या किया वो आ गया, टीवी पे हमें घर पे बंद कर दिया गया, हमें टीवी में एक बोल टाइप में एक वॉइस दिखाया गया और मतलब इस तरह बुरी तरह डराएगा। उसके 2 उदाहरण आपको देता हूँ, आपको हंसी भी आएगी लेकिन आपको सीरियस लेना। मैंने जैसे बताया, मेरा एक मित्र का फोन आया कि माता जी को वही हो गया जिसका डर था। मैंने ऐसे कैसे हो गया, मैं उसके घर पे गया, मैं माता जी, वो माता जी बिल्कुल कमरे में बंद अंदर डरी हुई। मैंने कहा माता जी क्या, उसने बेटा मेरा तो वही हो गया। मैंने कहा कुछ हुआ, उसने कहा इतना बड़ा इतना बड़ा, दरवाजे में से आया काट के और वापस आया। मतलब क्या, उस साइकोलॉजिकल उसको समस्या हो गई। हम उसके पास बैठा, मैं बैठा, फिर घर के दूसरे व्यक्ति आ गए, 2-3 घंटे बैठा, जी में तो आराम आ जाए, ठीक हो गया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक किसी के बड़े भाई को दिक्कत हो गई, फिर मैं उसके घर पे गया, वो व्यक्ति खाट के नीचे घुसा हुआ था। उसने कहा भाई यूँ खड़ा लड़के हमारा बोले वो है जो टीवी वाले खड़े हैं। मैंने कहा कुछ नहीं है, वो नहीं है, रास्ता नहीं, उसने दम तोड़ दिया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। मतलब साइकोलॉजिकली इतना बड़ा गेम खेला गया। दूसरा जो फेफड़ों की बताऊँ आपने, अब बहुत सारे लोगों ने क्या कि टैबलेट आती है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको बुखार होकर लिया जाता है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक दवाई में काउंट होती है। सबसे खतरनाक दवाई में जो काउंट होती है वो PCM जिसको बोलते हैं, पूरा नाम लेते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति जैसे बुखार आया PCM भी, लेकिन बुखार का नियम होता है अगर आपने बुखार को उतार दिया तो अगली बार आएगा वो तेज होकर आएगा, फिर तेज होकर आया, फिर आपने दबा दिया, फिर तेज होकर आया, और PCM 4 व्यक्ति ले किडनी लीवर इन्फेक्शन आ जाएगा। दूसरा खास बात इसमें क्या रही इस बुखार में, ये जो बुखार है 3 से 4 दिन अगर रह जाए तो ये टाइफाइड में चेंज होता है। और टाइफाइड भी जानलेवा है, क्योंकि ऋषि ने कहा कि टाइफाइड जानलेवा है, जो विषम जबर है वो सारे मार कर उसकी चिकित्सा ना की जाए। अब व्यक्ति को मान लीजिए टाइफाइड है, लेकिन प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक कराना है, टाइफाइड की सिर्फ चेकिंग लैब भी बंद करती है। अगर व्यक्ति को टाइफाइड है और उसको आप चिकित्सा टाइफाइड की ना देके उस नेगेटिव पॉजिटिव की कुछ पर्टिकुलर दवाई दे रहे हो तो व्यक्ति मरेगा, बचेगा कोई दवाई। तीसरा, जो दवाई एक्सपेरिमेंटल के तौर पे दी गई वो प्रोटोकॉल था कि यही दवाई दी जाएगी, और वो जो लोग आज ठीक ठाक हॉस्पिटल में गए वो किस तरह लिपटे हुए आए, इसमें कोई दवाई नहीं, मुझे बताना जरूरत नहीं। चौथा,
मान लीजिए उस बुखार में जिसको ग्लूकोज लगी, पानी शरीर में, पानी कफ के बढ़ने से रोकता, ग्लूकोज से और कफ बढ़ा और फेफड़े जाम। चौथा, जो व्यक्ति उस मौसम में भी आईसीयू में मतलब एसी में जाकर लेटा, वो सर्वभाविक सी बात है, क्योंकि ये मौसम कफ का, ये बुखार को कफ के बिगड़ने का बुखार है। अगर उस समय आईसीयू में जाकर लेटेगा तो कफ उसका और बिगड़ेगा, बुखार उसका नहीं उतरेगा और उस व्यक्ति के फेफड़े चौक होंगे। उसका उदाहरण आपको दे सकता हूँ। एक रोगी था, मेरी उससे काफ़ी लंबे समय से बात होती थी, तो वो था महेंद्रगढ़ साइड का, तो उसको शुगर का पेशेंट था वो, लेकिन उसको ये बुखार हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे किए, उसने कहा जी इसको तो वही वायरस है और आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मामला। मैंने कहा मेरी बात कर रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर यही पेशेंट आज से 2 साल पहले आपके पास आता, आप क्या करते? उसने कहा जी मैं इसको निमोनिया की चिकित्सा देता। मैंने कहा आप एक काम किया, उसको निमोनिया की चिकित्सा दे दीजिए। उसने कहा इसको मरवाने को तो नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर जाएगा। उसने जैसे इसको निमोनिया की चिकित्सा दी, वो ठीक हो। देखो मैं ये नहीं कहता कि सब डॉक्टरों ने जानबूझ के की है, लेकिन डॉक्टर ने जो पैथी पढ़ी है, अब इस पैथी भी आ जाते हैं। पैथी इसमें है क्या? आज हम जिस पैथी के भरोसे खड़े हो, क्या है पैथी? आज से 300 साल पहले अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में रहा हो तो उसको अगर मैं गलत कह रहा हूँ, 300 साल पहले ये एलोपैथी ही नहीं थी ही नहीं एलोपैथी। और अमेरिका, यूरोप में, इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार हो गया, ये कहते उसको व्यक्ति मार के खा जाता है, क्योंकि उसके पास चिकित्सा पत्ती नहीं थी। तो हिप्पोक्रेटस नाम का जो व्यक्ति आया शुरू में, सबसे पहले भारत में आया, उसने ये देखा कि मतलब मान लीजिए किसी को पेट दर्द हो गया तो वो घर पे एजमेंट देके ठीक हो रहा है। मान लीजिए किसी को कोई और समस्या हो रही है तो वो घर पे ठीक हो रहा है। उसने जब ये चिकित्सा पत्ती देखी कि यहाँ बीमारों को मरता ही नहीं है, उसने ये सारी चिकित्सा पत्ती सीख ली और अपने देश में चला गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जब गया वहाँ पे उसको कोई औषधि नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे औषधि थी नहीं। तो उसने इसको केमिकल फॉर्म में बना दिया जिसका नाम था एलोपैथी। और क्या हुआ, उसकी लड़की को टाइफाइड हो गया संयोग से, और एंटीबायोटिक का निर्माण भी उसी ने किया। एंटीबायोटिक का मतलब समझ क्या होता है? एंटीबायोटिक अपना शरीर बायोटिक होता है, लेकिन एंटीबायोटिक मतलब आपके शरीर के खिलाफ जो दवाई होती है उसका नाम एंटीबायोटिक होता है। ये ध्यान रखना, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? आपका शरीर बायोटिक, बायोटिक का जो खिलाफ है वो एंटीबायोटिक। तो जब उसने लड़की को, खुद की लड़की को सारी दवाई जब दे ली और जो नहीं बची, तब वो ब्रिटेन की संस्कृत को पत्र लिखता है कि मेरे से गलती हुई है कि मैंने जो चिकित्सा पत्ती बनाई वो मेरे से गलत बन गई और आप इसको वापस ले लीजिए। तब ब्रिटेन संसद ने कहा था कि देखो, या तो इससे अच्छी कोई चिकित्सा पत्ती लेते हैं, नहीं तो लोग तो पहले मर गए, कुछ तो बच रहे हैं। लेकिन उसने एक बात जरूर कही लास्ट में मरते हुए कि इससे मेरी लड़की मरी आज, मतलब जब उसकी लड़की मरी, इससे दिन ऐसा आएगा इससे पूरी दुनिया मरेगी। वो दिन शायद आज आ चुका है, क्योंकि हमने अपनी जो मूल व्यवस्था थी, मान लीजिए पेट में दर्द हुआ, कुछ बुखार हुआ, तो हमने जो अपनी घर की व्यवस्था थी, घर आयुर्वेद मतलब अपना जो घर का आयुर्वेद था, भोजन, दिनचर्या, व्यवहार, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। अब हमें ये लगता है कि हम डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने जो हमें कहा वो सत्य है, और डॉक्टर पे हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं ये वही डॉक्टर है। मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल में 150 लोगों की किडनी निकाल ली गई इस बीमारी के नाम पे। अगर वो भंडाफोड़ नहीं होता तो 150 परिवार वाला ये मानते कि हम इस बीमारी से गए। बाकी अस्पतालों में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ है। अगर इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा खेल निकल के आ सकता है। अब मैं मेरी बताता हूँ। अब मान लीजिए अब ये अंकल जी ये थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानते हैं, इसको मान लीजिए 1.5 महीने बाद बुखार तो सबको ही आना है। आज भी आया बुखार, इस मौसम में जो पिछले 15 दिन हर घर में से हर व्यक्ति को बुखार हुआ है, ऐसा नहीं कि बुखार नहीं हुआ है, हर व्यक्ति को ठंड की कफ की समस्या है, चल भी रहा है। अब मान लीजिए 1.5 महीने बाद ये बुखार का रूप बदलेगा, क्योंकि वो मतलब आपका ऋतुचर्या का बुखार है, वो आएगा, उसको पहले भी आया है, आज भी आएगा। अब मान लीजिए अंकल जी को ये पता है कि इस बुखार का इस तरह इलाज है। अंकल जी कहीं गांव से दूर रहते खेत में, इनके पास टीवी नहीं है, फोन नहीं है, इनको कोई डर नहीं है, ये क्या करेंगे, उसके परहेज करेंगे, थोड़ी दवाई में ठीक होगा। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति ये है उस घर में टीवी भी है, फोन भी है, उसको लगा कि मुझे तो वही हो, वो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव करवाएगा, फिर सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करेगा, उसके साथ क्या होगी, पिछले साल होगी। तो हमारी लड़ाई जो ये है कि मैं इस बुखार को क्यों ना, जब आयुर्वेद 248 तरह के बुखार मानता है तो अभी 5 तरह का बुखार का पता लगा है, क्यों ना मैं आयुर्वेद के हिसाब से बुखार को मान के मैं चिकित्सा कर लूँ, तो उसमें बुराई क्या है, मैं क्यों सरकार के प्रोटोकॉल मानूं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अभी जो सुई की बात है, हम ये लोग ये कहते हैं, देखो 248 तरह, एक तो वायरस की जो थ्योरी है वो इस तरह समझ लीजिए आप, वायरस क्या होता है, जो हमने जाना होता आप में इसको हमसे योग्य और हमारी बात को ठीक कर लेना। हम कोई कोर्ट नहीं कर रहे कि हम ही सकते हैं। अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी जिसने गेहूं गाई 21-22 दिन बाद पानी दिया, जब तक आपने पानी नहीं दिया उसमें से कोई भी खरपतवार मनुष्य वगैरह नहीं आई तो नहीं, जैसे आपने उसमें पानी लगाया उसमें दुनिया भर के खरपतवार आ गए, यही तो होता है। मतलब क्या उसमें ये तो नहीं कोई बाहर से बीज डाल गया था, उसको जो खरपतवार का बीज था जो उसमें अंदर ऑलरेडी था
उस बीज को नमी मिली और सर्दी का मौसम मिला तो मडूसी पैदा होगा। इसी तरह जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वायरस जो होता है, दुनिया भर के करोड़ों वायरस आपके साथ आते हैं, जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं और मृत्यु दम तक छोड़ देते हैं आपको मृत्यु के बाद। ये जो वायरस होते हैं आपके साथ रहते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए ये वायरस है कफ का, कफ के बुखार का। उस समय मान लीजिए मेरा कफ ठीक है, मैंने दिनचर्या पालन किया, मेरा कफ बिगड़ा नहीं, मतलब मेरा जो कफ था वो बिगड़ा नहीं दिया मैंने भोजन के हिसाब से, वो वायरस मेरे अंदर रह के मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही वायरस अगर व्यक्ति गलत दिनचर्या करता है तो वो वायरस क्या करेगा, जब कफ बिगड़ेगा उसका तो मल्टीप्लाई करके बुखार बन देगा, और बुखार एक स्वाभाविक प्रक्रिया उतर जाता है। इसमें जो मुख्य हम जो बात कह रहे हैं कि मतलब ऐसी दुनिया में कोई एक सुई वो सारे तरह बुखार ही बंद कर देगी या पर्टिकुलर बुखार बंद कर देगी, ये मैं कहीं ये मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद के हिसाब से कहीं से भी ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो ये कहते हैं कि किसी की मजबूत इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कुछ नहीं होती, वो यही होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा कफ पित्त बैलेंस में है, तो आप मेरे को कोई वायरस नहीं देते, क्योंकि वायरस तो मेरे अंदर ही है, वो मेरे अंदर तो कहीं बाहर से नहीं आया। मान लीजिए एक व्यक्ति है जंगल में रहता है, वो किसी का 6 महीने संपर्क में आया, 1 साल संपर्क में आया, क्या उसको बुखार नहीं होगा? वो उसी लक्षण का बुखार उसको भी होगा। इसका मतलब वो वायरस उसके शरीर में ऑलरेडी था, वो जब उसका कफ पित्त का बैलेंस बिगड़ा तो उसको उसने बुखार बना दिया, उसने अपने हिसाब से चिकित्सा कर ली। अब हम ये हमारा जो समस्या जो हम जो बार बार जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि क्यों मतलब हम इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो दुख आता है, हमें इस बात का दुख आता है कि मान लीजिए आपके गांव के भी कुछ दुकान मान लीजिए पुंडरी में, अब वो 5 जब दुकान बंद करने का मामला है, इससे इस बीमारी का क्या लेना देना? एक बात, इस बीमारी के बाद ही अब मैं उस पर बात पे जाऊँगा, लेकिन वो बात विषय ना बन जाए, वैसे मैं बता देता हूँ। इस बीमारी के लॉकडाउन के बाद ही एक किसान बिल लेके आई थी। उस बीमारी का ऐसा क्या कि इस बीमारी के बाद ही किसान बिल लेके आने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, जब बच्चों को कोई समस्या ही नहीं है हमारे बच्चों को, तो बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? और चौथा, एक बड़ी बात, सरकार का दोहरा रवैया क्यों है? हालांकि हम तो ये भी कहते हैं अगर सरकार कल को मैंडेटरी करेगी हम तो फिर भी लगवाएंगे, लेकिन सरकार जब ये कह रही है मैंडेटरी नहीं है तो आपके साथ जबरदस्ती क्यों हो रही है? और मैं जो सबसे बड़ा मैं एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाऊँगा, अगर आप जो जाति लड़ने के लिए ही पैदा हुई थी, लड़ने के लिए बनी थी, अगर आप लोग ही नहीं खड़े हो पाओगे तो दुनिया में लड़ने वाले कौन है? अगर मैं तो कई बार एक चीज़ कहता हूँ कि माँ बाप और शिक्षक, अगर 3 व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी जिस दिन छोड़ दी, जिस तक छोड़ दी है, इस समाज को बचाने वाला नहीं है। एक माँ का कर्तव्य क्या होता है? माँ का कर्तव्य ये होता है कि अपने बच्चे के लिए जान ले भी दे, जान ले। माँ वो होती है, वो छत्तीसगढ़ की जो घटना हुई थी कि मतलब उसके बच्चे को शेर छीन के ले गया, 2 किलोमीटर अंधेरे में जंगल में शेर का पीछा करके अपने बच्चों को वापस लाती। और आज माएँ अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंटल के लिए 18 साल के बच्चे यूज कर देंगे जैसे कोई कटड़ा मैच। एक बाप है, मतलब बाप ये नहीं पूछता स्कूल में जाके आप इसको दे के आ गए, और शिक्षक है या तो उसको ये कि आपकी कहीं तनख्वाह ना रुक जाए, या दूसरा उसको स्कूल बंद नहीं हो जाए। एक शिक्षक का मेरे पास फोन आता है बच्चे के लिए कि जी आप क्यों नहीं लगवा रहे? मैंने कहा मेरा बच्चा जब मैंने आपको दे दिया तो उसके बाप आप हो, मैं नहीं। आप इसकी पड़ताल करो पूर्ण रूप से कि ये है क्या ये बीमारी के लिए? मान लीजिए बीमारी नहीं है और कल को हमारे साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है। देखो एक बात मुझे जो समझ में आई जीवन में, पार्टियां कभी किसी की नहीं होती। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे से ज़्यादा चौटाला के किसी ने मतलब इनके पीछे धक्के नहीं खाए 15 साल। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि पार्टियां कभी किसी जाति की या किसी देश की नहीं होती, सब पार्टियां एक है, चाहे वो उल्टा है। तो मान लीजिए क्यों कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी दुकान खुलवाने के लिए कोई आगे नहीं है, आपके बच्चों को स्कूल खुलवाने कोई आगे नहीं है, आपकी बात कोई करने नहीं आ रहा, आपके साथ कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है। तो यहाँ के सारे मान लीजिए जो केजरीवाल ये कह रहा है कि मतलब मैं दिल्ली में एक सीट छोड़ के सीट पर बैठना होगा बस में, तो दिल्ली तो जाके पंजाब में रह लेता हूँ। आज जो कांग्रेस जो आज मान लीजिए वहाँ पे राजस्थान में मतलब एक वीडियो भी आई थी कि किस तरह लोगों को डराना है, किस तरह डरा के उनको मतलब तो कपड़ा लगाना उनके, किस तरह उनको सुई लगानी है। मतलब जैसे वामपंथी जो लेफ्टिस्ट हैं वो केरल में किस तरह इस पर मतलब बड़ा एक माहौल बनाते हैं। तो हमें आके यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सब खेल फिक्स है। बाकी अगर आपको आयुर्वेद के बारे में कोई बुखार के बारे में पूछना है तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उससे अगला टॉपिक डॉक्टर साहब।